हेलो एवरीवन, राम राम, खम्मा गणी। आप सभी का राउस करियर इंस्टीट्यूट देहरादून एंड जयपुर के इस लाइव सेशन में तहे दिल से स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं भैंस की उन नस्लों के बारे में जिन नस्लों को हमने पहले लेक्चर में छोड़ दिया था। बाकी इससे पहले जो हमने भैंस की नस्लें पढ़ी उसके अंदर हमने मुर्रा पढ़ा, सूरती पढ़ा और जाफराबादी और उसके साथ ही भदावरी के बारे में पढ़ा। अब एक बार आज का जो लेक्चर है, अभी वाला जो लेक्चर है, इसको एक बार शुरुआत करने से पहले हम बात कर लेते हैं उन भैंसों के महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में और उनकी खासियत के बारे में। जो कोई बच्चा ऑनलाइन है या जो कोई बच्चा लेक्चर देख रहा है वो मुझे उन सभी भैंसों की नस्लों के एक एक खासियत के बारे में बता दीजिए, एक एक महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में मुझे आप कमेंट में बता दीजिए कि सर सूरती की तो ये खास बात है, मुर्रा की ये खास बात है और जाफराबादी की ये खास बात है। उसके बाद में हम आज की नस्लों की बात करेंगे, यानी भैंस की जो नस्लें बच गई थी उसकी हम चर्चा करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो भाई फटाफट मुझे आंसर कर दीजिए कि उन भैंसों के बारे में एक एक कौन सी आपकी महत्वपूर्ण विशेषता है या कौन सी ऐसी खास बात है कि जिससे हम उन भैंसों को पहचान सकते हैं। हाँ जी भाई, मैं ही बताता जाता हूं, चलिए ठीक है। सबसे पहले मुर्रा। और मुर्रा भैंस में मैंने आपको बताया कि मुर्रा भैंस के घुमावदार सींग यानी जलेबी के आकार के सींग मुख्य विशेषता है कि मुर्रा भैंस में कैसे आपके घुमावदार सींग और जलेबी के आकार के सींग पाए जाते हैं, जो मुर्रा भैंस की मुख्य विशेषता है। जो मुर्रा भैंस का रंग होगा वो कैसा होगा, गहरा काला या जेट ब्लैक कलर होगा किसका, मुर्रा भैंस का। उत्तरी भारत में दूध और घी के लिए पाली जाने वाली नस्ल है कौन सी, आपकी मुर्रा नस्ल। उसके बाद में हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने सूरती के बारे में देखा। सूरती के बारे में हमने देखा कि जो सूरती के सींग होंगे वो कैसे हसिया या दराती के आकार के होंगे। हाँ जी, मैं उसी हसिया की बात कर रहा हूं जिससे आपकी मम्मी घास काटती है या जिसको आपके घर में घास काटने के काम में लिया जाता है। तो जो सूरती भैंस है इसके सींग हसिया की तरह चपटे और लंबे होंगे। कैसे चपटे और लंबे होंगे, बाकी आपको अच्छे से विशेषता देखनी है, पढ़नी है तो आप पहले वाला लेक्चर जरूर देखिएगा। आपको अच्छे से विवरण दिया गया है किसके बारे में, सूरती बफेलो के बारे में। दूसरा मैंने कहा सूरती भैंस वजन में सबसे हल्की भैंस होगी। कैसी, वजन में सबसे हल्की भैंस होगी। यह भी मैंने कहा था आपके कि सूरती भैंस में दो सफेद कलर की कॉलर होगी, एक जबड़े के चारों ओर और दूसरी उसकी छाती के क्षेत्र में। यह भी आपकी मुख्य विशेषता है। अगली भदावरी की बात की, और भदावरी में मैंने आपका क्या कहा कि जो भदावरी का रंग होगा वो कैसा होगा, तांबे के जैसा, कि हल्के तांबे का जैसा रंग होगा किसका, भदावरी भैंस का। और भदावरी भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत 13% तक पाया जाता है। और आपकी जो भदावरी भैंस है इसके अंदर भी आपके क्या, सूरती की तरह दो व्हाइट मार्किंग होंगी, यानी दो सफेद चिन्ह होंगे किधर की ओर, आपके गर्दन के एरिया में, यानी आपका जो गर्दन और छाती के क्षेत्र में, जिनको क्या बोलते हैं, सेवरोन बोलते हैं। क्या, सेवरोन। फिर बच गई आपकी जाफराबादी। जाफराबादी मैंने कहा भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल है जिसको छोटे हाथी के नाम से जाना जाता है। जाफराबादी भैंस के उद्गम स्थल के तौर पे गुजरात के काठियावाड़ के गिर के जंगलों को देखते हैं। और यह भी मैंने कहा आपको कि जाफराबादी भैंस को मालधारी जाति के द्वारा पाला जाता है। किसके द्वारा, माल जाति के द्वारा। ये हो गई आपकी महत्वपूर्ण बातें। बाकी अगर विवरण में किसी भी बच्चे को पढ़ना है तो प्लीज वो पहले वाला लेक्चर ले लीजिए। कभी आपका कोई भी पर्सन या कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। जितने आपके एग्जाम है, चाहे आप एफओ की बात कर लीजिए, नाबार्ड की बात कर लीजिए, पशु परिचर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कोई 11वीं क्लास का बच्चा है, कोई 12वीं क्लास का बच्चा है, सभी के लिए क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण लेक्चर। अब बात करेंगे उन नस्लों के बारे में जो हमें आज के लेक्चर में पढ़नी है। सबसे पहले किसके बारे में, महसाना के बारे में। महसाना आपके भैंस की नस्ल है, किसकी, भैंस की नस्ल होगी महसाना। तो जो महसाना भैंस है, सबसे पहले महसाना नाम होने का क्या कारण है, जो महसाना भैंस है, इस भैंस का जो महसाना नाम है इसके पीछे क्या रीजन, जो इस भैंस का नाम पड़ा वो किसके नाम पे, महसाना टाउन के नाम पे। आपके उत्तरी गुजरात के अंदर एक शहर पड़ता है महसाना, उसी महसाना के नाम पे किसका नाम पड़ा, आपके
भैंस का, और आज हम उसको क्या बोलते हैं, मेहसाना भैंस। देखो जिसके नाम में मेहसाना है कि कहीं ना कहीं आपके क्या है, जो इसका उद्गम स्थल है कहीं ना कहीं उस शहर के साथ इसका कोई तो संबंध है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, मेहसाना। तो अब अगर मेहसाना बेस के मैं मूल स्थान या उद्गम स्थल की बात करूं तो उत्तरी गुजरात के मेहसाना, साबरकांठा और बनासकांठा जिलों को उसका इसका उद्गम स्थल माना जाता है या उत्पत्ति स्थल माना जाता है। कि जो आपकी मेहसाना भैंस है, इस मेहसाना भैंस का जो ओरिजिन या जो उत्पत्ति स्थल या जो उद्गम स्थल है वो नॉर्थ गुजरात या उत्तरी गुजरात के मेहसाना, बनासकांठा और साबरकांठा जिले, कि कहीं ना कहीं माना जाता है कि इस भैंस का जो उत्पत्ति है वो उसी क्षेत्र में हुई, यानी उत्तरी गुजरात के क्षेत्र में हुई। फिर जो आपकी सबसे बड़ी बात है ये क्या है कि कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ये मूरा और सुरती के सहयोग से बनी नस्ल है, कि ये मूरा और सुरती का क्रॉस है, कि किसी पुराने टाइम में कि आपका क्या होगा कि आपकी कोई मुर्रा बफेलो होगी और वहीं आपकी सूरती होगी, इन दोनों के बीच में मैथुन क्रिया हुई होगी, और दूसरी आपकी कौन सी नस्ल आई, मेहसाना नस्ल। क्यों? क्योंकि उन दोनों की अगर विशेषताओं की मैं बात करूं तो उन जैसी जो विशेषताएं हैं, समानताएं हैं, वो आपके किसके अंदर दिखती है, मेहसाना भैंस के अंदर। क्यों? क्योंकि जो मेहसाना भैंस के जो सींग होंगे वो कैसे होंगे, हसिया के आकार के चपटे होंगे पर घुमावदार होंगे। तो मैंने क्या कहा, जो हसिया के आकार के सींग है वो सूरती की विशेषता है, घुमावदार सींग किसकी विशेषता है, मुर्रा की विशेषता है। और यही मैंने आपसे कहा कि मुर्रा और सूरती का सहयोग है कौन, आपकी मेहसाना। क्योंकि सूरती में हमने क्या पढ़ा, हसिया के आकार के लंबे और चपटे सींग होंगे, इसमें हालांकि सींग हसिया के जैसे चपटे हैं पर लंबे नहीं है। मुर्रा में सींग घुमावदार है, इसलिए इसमें जो हसिया की तरह सींग चपटे तो है पर कैसे है, घुमावदार है, किसकी तरह, मुर्रा की तरह। तो इन दोनों की विशेषताएं आपकी कौन सी भैंस रखती है, आपकी मेहसाना रखती है, कौन, मेहसाना। याद रहेगा भाई। आगे देखिए शारीरिक विशेषताएं। शरीर मुर्रा से लंबा होता है लेकिन अंग हल्के होते हैं, कि जो आपकी मेहसाना भैंस है इसका जो शरीर होगा वो लंबाई में तो मुर्रा से लंबा होगा, पर जो इसके अंग है उन अंगों का वजन मुर्रा के कंपैरिजन में या मुर्रा के तुलना में क्या होगा, हल्का होगा। यानी आपकी भैंस लंबी दिखाई देगी पर वजन में कैसी होगी, मुर्रा से हल्की होगी। कलर कैसा होगा, काला कलर होगा, और आपकी मुर्रा का भी कलर कैसा होता है, काला कलर होता है। दूसरा सींग कैसे, हसिया के जैसे चपटे पर घुमावदार होंगे। मुर्रा की तुलना में सींग कम घुमावदार और अनियमित होते हैं। यही मैंने आपसे कहा कि मुर्रा का संकरण है, मुर्रा जैसी समानता दिखाती है पर मुर्रा तो नहीं है। जो मेहसाना भैंस के जो बेल है वो भारी काम के लिए अच्छे होते हैं। जो आपकी मेहसाना भैंस है, जो मेहसाना नस्ल है, इसके जो बेल है वो भारी काम के लिए क्या अच्छे होते हैं। साथ ही जो मेहसाना भैंस है वो शांत स्वभाव की भैंस होती है, कैसे, शांत स्वभाव की। यानी आप इसके बेल को काम में लगा दीजिए, आपको कहीं ना भी कहीं भड़केगा नहीं, कहीं ना कहीं आपके अटैकिंग नेचर का यानी आक्रामक नेचर के बेल मेहसाना भैंस के जो भैंसा है वो आक्रामक नेचर का नहीं होगा। तो क्या होगा भाई, शांत स्वभाव का। दूसरा, भैंसों में सबसे लंबा दुग्ध काल इसी नस्ल का होता है, कि भैंसों के अंदर जो सबसे लंबा दुग्ध काल होगा वो आपके मेहसाना भैंस का होगा। जब भी आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबा दुग्ध काल भैंस के किस नस्ल का होता है, तो आपका आंसर या आपका जो जवाब है वो क्या होना चाहिए, मेहसाना का। उत्पादन विशेषताएं बात करेंगे। उत्पादन विशेषताओं में किसकी, दुग्ध और वसा की बात करेंगे, कि कितना दुग्ध उत्पादित करेगी और कितनी वसा के साथ उत्पादित करेगी। तो जो आपकी मेहसाना भैंस है इसका दुग्ध उत्पादन आपका कितना होगा, 1200 से 1500 केजी प्रति ब्यात या प्रति दुग्ध काल। कि जो आपकी मेहसाना भैंस है ये प्रति ब्यात या प्रति दुग्ध काल कितना, आपके 1200 से 1500 केजी दुग्ध उत्पादित करेगी, जिसके दूध में वसा प्रतिशत कितना होगा, 7 से 8%। या आप अगर लिखना चाहो, जो आपका NBAGR है उसने क्या कहा कि 7 से कितना होगा, 7.7 to 7.5%। क्या भाई, 7 to 7.5%। ये कौन कहता है, आपका राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। कि आपकी जो मेहसाना भैंस है इसका वसा प्रतिशत कितना होगा, 7 से 7.5%। और दुग्ध उत्पादन कितना होगा, 1200 से 1500 केजी प्रति ब्यात या प्रति दुग्ध का। देख लीजिए भाई, फटाफट रिवीजन कीजिए, उसके बाद आपको
फोटो दिखाते हैं, पहचान करवाते हैं। और उसमें आप देखिए कि जितनी विशेषता आपको मैंने बताई है वो क्या उससे मिलती जुलती भी है या नहीं। उनका मिलनसार करवाने की कोशिश कीजिए। जो जो आपको विशेषताएं, जो जो खासियत आपको याद है, उनका मिलनसार किसके साथ? फोटो के साथ कीजिएगा भाई। देखिए भाई फोटो, ये देखिएगा भाई किसकी? आपकी मैसाना बफेलो का फोटो। देखिएगा भाई, मैंने क्या कहा था? जो सींग होंगे वो कैसे होंगे? मुर्रा में आपके सींग कैसे होंगे? गोल और घुमावदार होंगे। कैसे घुमावदार होंगे? पर कैसे होंगे? राउंड होंगे और थोड़े चपटे होंगे। बट इसमें किसकी तरह? इसमें बिल्कुल हसिया की तरह चपटे होंगे, बट मुर्रा की तरह घुमावदार होंगे। ये किसकी मुख्य विशेषता है? मैसाना बेस की। किसकी मुख्य विशेषता है? आपके मैसाना बेस की मुख्य विशेषता है। किसकी? मैसाना। रंग कैसा होगा? मुर्रा की तरह काला होगा। मुर्रा की तरह गहरा काला तो नहीं होगा, पर कलर रंग कैसा होगा? आपका काला होगा। दूसरी क्या? मुर्रा के कंपैरिजन में या मुर्रा की तुलना में आपकी लंबी भैंस होगी, बट क्या होगी? वजन में हल्की होगी। यह भी इसकी मुख्य विशेषता है। सबसे लंबा दुग्धकाल होगा मैसाना। देखिएगा भाई फोटो, चले भाई आगे। देखिएगा भाई, अगली कैंसी टोडा की बात करेंगे। किसकी? टोडा। टोडा भैंस के भी अगर मैं नाम की बात करूं, इसका भी तो नाम है टोडा। अगर मैं किसकी? भैंस के टोडा नस्ल की बात करूं, तो भैंस की टोडा नस्ल के पीछे भी जो टोडा नाम का रीजन है वो क्या है? तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स में रहने वाली टोडा जाति की। जो तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स में जो टोडा जाति रहती है, उसी टोडा जाति के नाम पे आपका किसका नाम है? भैंस का नाम है क्या? टोडा। जो आपकी टोडा नस्ल है, तो इस जो टोडा नस्ल का उद्गम स्थल या जो मूल स्थान होगा वो क्या? आपका नीलगिरी पहाड़ी, तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु की जो नीलगिरी पहाड़ियां है वो आपके टोडा भैंस का उद्गम स्थल है या टोडा भैंस का उत्पत्ति स्थल है। जो टोडा है वो आपकी क्या? एक जंगली भैंस है, यानी अर्ध जंगली नस्ल है। कैसी? अर्ध जंगली नस्ल है। कौन? टोडा। अब अर्ध जंगली नस्ल है तो जो इसका शरीर है उस पे भी क्या आपको लंबे और घने बाल देखने को मिलेंगे। कैसे? लंबे और घने बाल देखने को मिलेंगे। किसके अंदर? टोडा के अंदर। जो टोडा के सींग होंगे वो कैसे? आपके बड़े बड़े सींग होंगे और किसकी तरह? अर्ध चंद्राकार होंगे। जैसे आपको आधा चांद दिखता है, उसी आधे चांद की तरह आपको किसके सींग दिखेंगे? आपको टोडा भैंस के। जो टोडा भैंस के सींग होंगे वो कैसे होंगे? अर्ध चंद्राकार होंगे। कि जब आपकी गर्दन की, आपके जब माथे से सींग निकलते हैं, निकलने के बाद में कैसी आकृति बनाएंगे? आधे चांद की तरह आकृति बनाएंगे, यानी अर्ध चंद्राकार आकृति बनाएंगे। किसके सींग? टोडा भैंस के सींग। तो मैंने क्या कहा कि आपका उत्पत्ति स्थल तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियां। टोडा नाम किसके नाम पे? टोडा जाति के नाम पे। वही शरीर पे लंबे और घने बाल होंगे। अर्ध जंगली भैंस होगी, यानी क्या? जंगली टाइप की भैंस होगी आपकी। दूसरा मैंने क्या बोला? आपके अर्ध चंद्राकार सींग होंगे। देखिए भाई एक बार, इस भैंस का नाम दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ियों की एक प्राचीन जनजाति टोडा के नाम पे रखा गया है, और यह एक अर्ध जंगली नस्ल है। यही मैंने आपसे कहा कि जो तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियां हैं, इन नीलगिरी पहाड़ियों के अंदर एक प्राचीन जाति निवास करती थी, और वो जाति आपकी कौन सी थी? टोडा। उसी टोडा जाति के नाम पे आपके किसका? भैंस का नाम रखा गया, और वही भैंस आज आपके टोडा नस्ल के नाम से प्रचलित है। किसके नाम से? टोडा नस्ल के नाम से। और कैसी भैंस है आपकी? अर्ध जंगली भैंस है। अर्ध जंगली भैंस है, इसलिए आज भी आप इसके शरीर पे कैसे लंबे और घने बाल पाए जाते हैं? क्या पूरे शरीर पर घने बाल पाए जाते हैं? पूरे शरीर पर घने बाल पाए जाना किसकी मुख्य विशेषता है? टोडा नस्ल की। और क्या विशेषता है? इसके बालों का प्रमुख रंग हल्के पीले और राख भूरे रंग का होता है। कि जो आपकी टोडा नस्ल है, इस टोडा नस्ल के जो बालों का रंग होगा वो काला नहीं होगा। रंग कैसा होगा आपका? थोड़ा हल्का पीला और राख भूरे रंग का होगा। जैसे आपकी राख होती है, उसी राख के जैसा रंग होगा किसके बालों का? टोडा भैंस के बालों का। और दूसरी तरफ क्या? लंबे और घने बाल होंगे। कैसे लंबे और घने बाल होंगे टोडा भैंस के शरीर पे। यह स्वभाव में कैसी? मिलनसार है। माना कि अर्ध जंगली है,
जंगल में रहने वाली है, पर क्या स्वभाव में मिलनसार है, यानी इसको पाला जा सकता है। और साउथ इंडिया में किसका पालन होता है? आपके टोडा नस्ल। यानी आप जंगली भले ही है, पर आप इसका डोमेस्टिकेशन कर सकते हो। इंसानों के साथ पलने वाली नस्ल है, इंसानों के साथ रहने वाली नस्ल है। यानी नेचर ये कैसी है, यानी प्रवृत्ति में कैसी है? मिलनसार प्रवृत्ति की भैंस है। देखिएगा भाई, शरीर लंबा और गहरा होता है तथा छाती गहरी होती है, पैर छोटे और मजबूत होते हैं। आपकी जंगली भैंस है, शरीर कैसा होगा? लंबा और गहरा होता है। शरीर कैसा? लंबा और गहरा होता है तथा छाती गहरी होती है। यानी जो छाती होगी वो थोड़ी अंदर की तरफ होगी। कैसे? बाहर निकली हुई छाती इसकी विशेषता नहीं, यानी अंदर की ओर गहरी छाती होगी किसकी? टोडा भैंस की। टोडा भैंस के जो पैर क्या होंगे? यानी हाइट में थोड़ी छोटी होगी, पैर छोटे होंगे, बटे मजबूत पैर होंगे किसके? टोडा भैंस के। क्योंकि जंगलों में विपरीत परिस्थितियों में रहती है, पहाड़ियों में रहने वाली भैंस है। अब अगर कोई पहाड़ियों में रहने वाला होगा तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो किसको देता है? अपने पैरों को देता है। तो उसके पैर कैसे होंगे? मजबूत होंगे। क्योंकि कठोर पहाड़ियों में चढ़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पैरों की जरूरत पड़ती है। तो धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियों के अंदर घूमते फिरते सबसे पहले क्या इनके पैरों में मजबूती आती है, इसलिए इसके पैर कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं। किसी भी आप पहाड़ के आदमी को देख लीजिए, पहाड़ का आदमी भी कैसा होगा? हाइट में छोटा होगा, पर मजबूत पैर होंगे। कैसे? मजबूत पैर होंगे। क्यों? क्योंकि कि वहां की जो परिस्थितियां है वो कैसी है? इसी टाइप की परिस्थितियां है कि कहीं ना कहीं वहां पे क्या पहाड़ चढ़ना पड़ता है, कठोर परिस्थितियों में जीना पड़ता है। बात कीजिए भाई आगे। सींग एक दूसरे से काफी दूर स्थित होते हैं, यानी कभी भी सींग एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, काफी दूर स्थित होते हैं तथा अंदर, बाहर और आगे की ओर मुड़ जाते हैं। अब क्या करेगा? पहले आपके जैसे माथे से सींग निकलेंगे, पहले क्या बाहर की ओर घूमते हैं। जैसे बाहर की ओर घूमेंगे, थोड़े बड़े होंगे, बड़े होने के बाद वापस अंदर की ओर घूम जाएंगे, पर एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। जब ये अंदर की ओर वापस घूम जाएंगे तब एक आकृति बनाते हैं, और वो आकृति बनती है अर्धचंद्राकार आकृति। यानी ऐसे आपके आधे चांद की तरह आकृति बनती है। कैसे? आधे चांद की तरह, यानी हाफ मून अपीयरेंस दिखाई देता है। एक तो किसके अंदर? आपके गिर गाय के अंदर। जो गाय की गिर नस्ल है उसमें भी आपको अर्धचंद्राकार आकृति दिखाई देती है, और टोडा भैंस के अंदर भी आपको अर्धचंद्राकार आकृति दिखाई देती है। किसकी? सींगों की। तो आपको जब भी प्रश्न किया जाए कि भैंस की किस नस्ल में सींगों की अर्धचंद्राकार आकृति दिखाई पड़ती है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? टोडा के अंदर। और टोडा कहां का उद्गम है? टोडा आपके तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों का उद्गम है। औसत दूध उत्पादन 500 किलोग्राम प्रति ब्यात है तथा वसा की मात्रा 8% तक होती है। कि जो टोडा भैंस है, इस टोडा भैंस के अंदर जो आपका दुग्ध उत्पादन है वो कितना? 500 किलो तक है, और जो वसा की मात्रा होगी वो 8% तक होगी। याद रहेगा भाई। फोटो देखिए एक बार, ये आपकी टोडा भैंस। और एक मैं विशेषता बता देता हूं कि जो पहाड़ी एरिया में, कि पहाड़ी क्षेत्र के अंदर कृषि कार्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण भैंस की नस्ल है कौन सी? टोडा। याद रखिएगा भाई। फोटो देखिए एक बार और पहचान करने की कोशिश कीजिए कि जो मैंने विशेषता बताई है क्या वो वाकई में मैच हो रही है। सबसे पहले सींग की ओर फोकस कीजिएगा भाई, ये देखिएगा भाई। ये आपके सींग भाई कैसी आकृति बनाते हैं? अर्धचंद्राकार आकृति बनाते हैं। कैसी? आपकी अर्धचंद्राकार आकृति बनाते हैं। देखिएगा भाई कि आधे चांद की तरह लग रहा है आपको सींग। कि जो टोडा भैंस है इसके सींग आपको कैसे दिखाई देंगे? अर्धचंद्राकार, यानी आधे चांद की तरह आकृति बनाते हैं। दूसरा मैंने क्या कहा? जो इसका शरीर है, शरीर के ऊपर क्या आपको घने और लंबे बाल दिखाई देंगे। कैसे? लंबे और घने बाल दिखाई देंगे। किसके ऊपर? शरीर के ऊपर। और बालों का एक बार आप रंग देखिए। जो टोडा भैंस के बालों का रंग है वो राख भूरे कलर का है। क्या? हल्का पीला या राख भूरे रंग का है। काले कलर के बाल किसके अंदर नहीं है? टोडा के अंदर। और कैसे बाल है? लंबे और घने बाल है। देखिएगा एक बार फोटो और पहचानने की कोशिश कीजिएगा भाई, बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। देख लिया तो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो अगली नस्ल के बारे में बात करेंगे। कौन सी नस्ल के बारे में? जो हमारी अगली नस्ल है वो कौन सी? नागपुरी।
किसके बारे में बात करेंगे? नागपुरी के बारे में। अब की बार जो भैंस की नस्ल है वो कौन सी? नागपुरी। और नागपुरी की बात करें तो नागपुरी को क्या एलिसपुरी भी कहा जाता है। क्या भाई? एलिसपुरी। और एलिसपुरी भी आपका कहां पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर। नागपुरी आपका कहां पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर। तो जो महाराष्ट्र का नागपुर और जो एलिसपुर है वहां अच्छी खासी संख्या मिलती है किसके? आपके नागपुरी भैंस की। तो इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो क्या है? आपका नागपुरी महाराष्ट्र। क्या? नागपुर महाराष्ट्र। नागपुरी भैंस का उद्गम स्थल क्या होगा? नागपुर महाराष्ट्र। यानी नागपुरी भैंस के उद्गम स्थल के तौर पे नागपुर महाराष्ट्र को माना जाता है। इस नस्ल को एलिसपुरी, मैंने यही आपसे कहा कि जो ये नस्ल है नागपुरी नस्ल को हम क्या? एलिसपुरी कहते हैं। और एलिसपुरी भी आपका कहां पे है? महाराष्ट्र के अंदर। एंशियंट टाइम या पुराने टाइम में बहुत आपका प्रचलित जगह है कौन सी? आपकी एलिसपुरी। राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था क्या? एलिसपुरी के अंदर। अगला किसकी बात करते हैं? बरारी। इसको एलिसपुरी के साथ क्या बोलते हैं? जो आपके नागपुरी भैंस, इसको किसके नाम से? इसको एलिसपुरी और बरारी भी कहा जाता है। क्या? एलिसपुरी और बरारी भी कहा जाता है। शारीरिक विशेषताएं। अब हमें कोई भैंसों का झुंड दे दिया जाए और उस झुंड में हमें कहा जाए कि मुझे उसमें से नागपुरी भैंस बता दीजिएगा। अगर आपको पहचान मालूम होगी, अगर आपको आइडिया होगा कि इस तरीके की भैंस दिखने वाली होगी, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हो कि उसको पहचान सकते हो और उसके झुंड से अलग कर सकते हो। तो किसकी बात करेंगे? नागपुरी की। और नागपुरी भैंस की किसके शारीरिक विशेषताओं की बात करेंगे? ये काले रंग के जानवर है जिनके चेहरे, पैरों और पूंछ पर सफेद धब्बे होते हैं। यानी जो आपके महाराष्ट्र के नागपुर की जो आपकी नागपुरी भैंस है उसके जो शारीरिक विशेषताएं होंगी वो क्या होगी? आपकी चेहरे, पैरों और पूंछ पर कैसे सफेद निशान होंगे। बाकी का जो शरीर है वो कैसे होगा? काले रंग का होगा। एक जो इसकी मुख्य विशेषता है वो क्या है? तलवार के जैसे सींग। कि जो आपकी नागपुरी भैंस है, इस नागपुरी भैंस के जो सींग होंगे वो कैसे? आपके तलवार की तरह होंगे। यानी तलवार की तरह लंबे होंगे और चपटे सींग होंगे किसके अंदर? नागपुरी भैंस के अंदर। तो आपसे जब भी प्रश्न किया जाए कि भैंस की किस नस्ल में तलवार जैसे सींग पाए जाते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? भैंस की नागपुरी नस्ल के अंदर। देखिएगा एक बार, सींग लंबे, चपटे, घुमावदार होते हैं, जो पीठ के दोनों तरफ पीछे की ओर झुके होते हैं, तलवार के आकार के सींग। यानी जो आपकी पीठ है इतने ते हाथ आपके पीछे से सींग झुके हुए होंगे और कैसे चपटे और लंबे सींग होंगे? किसकी तरह? तलवार की तरह। अभी मैं आपको जब फोटो दिखाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे किस तरीके के सींग दिखाई देते हैं। बैलों का उपयोग भारी काम के लिए किया जाता है। कि जो आपकी नागपुरी भैंस है, इसी नागपुरी भैंस के जो भैंसा है या जो बैल है उनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? कृषि कार्यों के लिए किया जाता है या भारी काम के लिए किया जाता है। कि जो महाराष्ट्र का एलिसपुरी और नागपुर एरिया है वहां आज भी आपकी जो नागपुरी बफेलो है इसके बैलों का यूज कृषि कार्य के लिए किया जाता है। कि जिन किसानों के छोटे खेत हैं, जो छोटे किसान है वो आज भी ट्रैक्टर के उपयोग के बजाय किसका उपयोग करते हैं? बैलों का उपयोग करते हैं। देखिए भाई, उत्पादन प्रति ब्यात दूध की उपज 700 से 1200 किलोग्राम तक होती है। कि आपके कौन सी भैंस की बात करें? जो आपकी नागपुरी भैंस है, इस नागपुरी भैंस की जो प्रति ब्यात जो दुग्ध उत्पादन होगा वो कितना होगा? आपका 1200 केजी तक। कितना? 700 से 1200 किलोग्राम तक। जबकि सबसे ज्यादा हमने किसमें देखा? मुर्रा के अंदर। कितना? 1500 से 2500 केजी। कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस है कौन सी? मुर्रा। जिसमें जलेबी आकार के सींग होते हैं, घुमावदार सींग होते हैं और इसके अंदर कैसे? तलवार जैसे सींग होंगे। कैसे? तलवार जैसे। देखिएगा भाई, एक बार फोटो देखिए, ये देखिएगा। आपका मैंने क्या कहा था कि जो कलर होगा वो कैसा होगा? ब्लैक होगा, बट इसके पूंछ के ऊपर और पैरों के ऊपर आपको कैसे सफेद रंग के निशान दिखाई देंगे। कि जो आपकी नागपुरी भैंस है इसके कुछ जानवरों में आपको पैर और पूंछ के ऊपर कैसे सफेद रंग के निशान दिखाई पड़ते हैं। सींग देखिएगा भाई, कैसा सींग दिखाई दे रहा है आपको? ये देखिएगा भाई, कैसा? तलवार जैसा सींग। आपकी तलवार कैसी होगी? ऐसे आपने हाथ में पकड़ा और यूं यूं आप क्या करते हो? जो तलवार को चलाने का काम करते हो, ऐसे ही आपके किसके सींग होंगे? नागपुरी के। कैसे भाई? तलवार जैसे सींग होंगे किसके अंदर? नागपुरी भैंस के अंदर।
देखिएगा भाई, एक बार फटाफट फोटो देखिएगा और पहचान करने की कोशिश कीजिएगा। अगर फोटो देख ली तो मैं आपसे कुछ पर्सन कर लूं भाई। जलेबी आकार के सींग किसमें पाए जाते हैं आपके? हास्य आकार के सींग किसमें पाए जाते हैं? अर्धचंद्राकार सींग भैंस की किस नस्ल में पाए जाते हैं? तलवार जैसे सींग भैंस की किस नस्ल में पाए जाते हैं? किस भैंस के सींग गर्दन के दोनों ओर नीचे लटककर ऊपरी सिरे से या अंतिम सिरे से ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं? कौन सी भैंस वजन में सबसे ज्यादा हल्की होती है? कौन सी भैंस वजन में सबसे ज्यादा भारी होती है? किस भैंस को छोटे हाथी के नाम से जाना जाता है? कौन सी भैंस आपकी अर्ध जंगली होती है? कौन सी भैंस के शरीर पे लंबे और घने बाल पाए जाते हैं? कौन सी भैंस के बालों का रंग हल्का पीला या राख जैसा भूरा होता है? कौन सी भैंस गहरे काले रंग की होती है? किस भैंस की नस्ल में बोल आइज पाई जाती है? किस भैंस की नस्ल में माथा उभरा हुआ होता है तथा आंखों के बीच में दबा हुआ होता है? किस भैंस में सबसे ज्यादा वसा प्रतिशत पाया जाता है? कौन सी भैंस प्रति दुग्ध काल या प्रति ब्यात सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादित करती है? ये सारे मेरे सवालों को जवाब आप मुझे कमेंट में टाइप करके दीजिए। जो अभी बच्चे देख रहे हैं वो भी मुझे टाइप करके दीजिए, और जो बच्चे इसको बाद में देखेंगे लेक्चर को वो भी मुझे कमेंट में टाइप करके दीजिए। जो कोई बच्चा यूट्यूब पे देखे वो भी प्लीज एक बार कमेंट में टाइप जरूर करेगा कि इनका आंसर आपका क्या क्या होगा। जब भी आपको लेक्चर मिले, जब भी आप लेक्चर देखो, इन सारे जो जो जितने सारे सवाल है, इन सब सवाल के जवाब आपको आंसर में कमेंट में देके जाना है। वही मैं आपके जवाब चेक करूंगा भाई। कौन कितने जवाब सही देता है ये मैं किसमें देखूंगा? आपके कमेंट बॉक्स में देखूंगा। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, बकरी की नस्लों के बारे में बात करें।